फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि खासतौर पर उत्तर प्रदेश के चुनावों को, विधानसभा चुनावों को केंद्र में रख के तैयार की है मैंने। और इस सीरीज का जो मकसद है वो ये है कि अधिक से अधिक लोगों को सांप्रदायिकता के बारे में और सांप्रदायिकता से जुड़े हुए जो प्रपंच हैं उनके बारे में शिक्षित किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी, इन तमाम लोगों ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया है, उस प्रोपेगेंडा को तथ्यों के आधार पर और इनके वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर उद्घाटित किया जाए। एक नागरिक के नाते, एक भारतीय होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारे, हम ये सुनिश्चित करें। आज हमने जो बातचीत का टॉपिक रखा वो ये था कि पहला ही जो टॉपिक रखा वो ये अमित शाह के कुतर्क और यूपी का यथार्थ। ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, ये अपने आप को तीरंदाज समझते हैं और तीरंदाज हैं भी है। ये पिछली बार बंगाल में अपनी तीरंदाजी दिखा चुके थे। जनता ने उनको बहुत ही करारी चपत दी। कम से कम 10,000 करोड़ रुपया बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने खर्च किया था। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी वो पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा ही खर्च करेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। बीजेपी अकेली पार्टी है जो कि साधन संपन्न है और बाकी किसी पार्टी के पास कोई साधन नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव एकदम असंतुलित चुनाव है। अखिलेश हो या कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, इनके पास किसी के पास कोई साधन नहीं है उस तरह के, जिस तरह के साधन और पैसा बीजेपी के पास है और ब्लैक मनी बीजेपी के पास है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो बीजेपी के पास है वो है सांप्रदायिक विचारधारा। जिस सांप्रदायिक विचारधारा के आधार पर बरसों और खासतौर पर योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह का सघन प्रचार अभियान चलाया गया, उस सांप्रदायिक विचारधारा को समझना बेहद जरूरी है। जिसे आप हम सब लोग कैजुअली लेते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसकी विचारधारा को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी जो रणनीति है वो सांप्रदायिक मॉडल पर टिकी हुई है। योगी की, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की जो पूरी पूरी स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने भाषा और जो उन्होंने कल्चर पिछले दिनों अपनी रैलियों के जरिए विकसित की है, और ये एक दो दिन में विकसित नहीं हुई है, ये लगातार चल रही है। ये तो एक खास तरह का ईडीएम, एक खास तरह की आइडियोलॉजिकल नाकेबंदी दिमागी तौर पर जनता की जा रही है। उस नाकेबंदी को एक्सपोज करने की सख्त जरूरत है और उसे समझने की सख्त जरूरत है। जनता को बांधने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है हिंदुस्तान में? आप भगवान भगवान चिल्लाइए, जनता आपको बहुत प्यार करेगी। आप गंगा गंगा चिल्लाइए, आपको जनता कहेगी अरे बाप रे, पुण्यात्मा आदमी है, गंगा के अलावा तो किसी का नाम ही नहीं लेता। राम राम कहिए तो कहेंगे बड़ा धर्मात्मा आदमी है, इससे बढ़िया आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो, जब भी बोलता है राम की बात बोलता है।
तो बीजेपी ने और एक नए किस्म का भाषिक संसार अपने प्रचार अभियान के जरिए हम लोगों के इर्द गिर्द, मीडिया के जरिए हम लोगों के इर्द गिर्द विकसित किया है। एक नया ईडीएम विकसित किया है। अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज उस ईडीएम को समझने में असमर्थ हैं। यह वास्तविकता है। और ये बहुत ही खतरनाक ईडीएम विकसित किया है इन लोगों ने। दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक तरफ तो खोखली और जिसे कहें कि डिपॉलिटिसाइज लैंग्वेज है, जो अमित शाह की स्पीकिंग या जो बोलने की जो शैली है, भाषण की जो शैली है, वक्तृता की शैली है, उसमें जो सबसे मूल्यवान चीज है अमित शाह के लिहाज से, बीजेपी के लोगों के लिहाज से, वो ये कि अमित शाह जब भी भाषण देते हैं तो सबसे ज्यादा अपॉलिटिकल किस्म का, डिपॉलिटिसाइज किस्म का भाषण देते हैं। और दूसरी चीज जो अमित शाह के भाषण की है वो ये कि वे बिना स्कैंडल के कोई भाषण नहीं देते। तो अमित शाह के भाषणों को सुनते समय आप लोग ये अपने जहन में रखिए कि ये व्यक्ति जब बोलेगा तो हमेशा अराजनीतिक भाषा बोलेगा, और अराजनीतिक भाषा बोलते समय ये जिस तरह के भाषिक संसार को आपके इर्द गिर्द निर्मित करेगा उसमें स्कैंडल जरूर होंगे। इधर अभी जब चुनाव की घोषणा होने के पहले तक जो अमित शाह के भाषण है उन्हें आप अखबार में, मीडिया में जो आए हैं उन्हें उठा के देखिए आप। तो अपॉलिटिकल लैंग्वेज और स्कैंडल, ये दो चीजें अमित शाह के भाषण की केंद्रीय विशेषताएं, और अमित शाह इसकी खेती करके खाते कमाते रहे हैं। बंगाल की जनता ने इसको एक सिरे से हाल ही में धो के एकदम साफ कर दिया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अमित शाह जिस राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। अमित शाह धर्मनिरपेक्ष राजनीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यह बात दीगर है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष संविधान के आधार पर शपथ ली है, गृह मंत्री, सांसद वगैरह वगैरह की। लेकिन अमित शाह का जो समूचा आचरण है वो किससे निर्देशित है? वो धर्मनिरपेक्ष वैल्यूज या मूल्यों से निर्देशित नहीं है, बल्कि अमित शाह का पूरा का पूरा आचरण निर्देशित है सांप्रदायिक मूल्यों और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सांप्रदायिकता का कोई धर्म नहीं होता। ये जो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो हिंदू धर्म करते रहते हैं, ये एकदम फेक है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सचमुच में हिंदू होते, मैं दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं आपसे। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो मथुरा के में घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम पर अनेक मंदिर गिराए गए, हिस्टोरिकल मंदिर गिराए गए। और जब अभी बनारस में जो काशी कॉरिडोर बना है, जो सौंदर्यीकरण हुआ है काशी का, उसमें सैकड़ों मंदिर गिराए गए और उनकी जगह शिफ्ट कर दी गई। कभी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हिंदुस्तान की किसी हिंदू राजा ने, जो अपने को हिंदू धर्म का उपासक कहता हो, किसी हिंदू संगठन ने जो अपने को हिंदू धर्म का उपासक कहता हो, उसने हिंदुओं के मंदिर नहीं गिराए। तो मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता का कोई धर्म नहीं होता। ये चाहे लाख राम की कसम खाएं, चाहे गंगा की कसम खाएं, चाहे जमुना की कसम खाएं, सांप्रदायिकता का कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि वह न तो धर्म के तर्क को मानती है और न संविधान के तर्क को मानती है, और न ही वह नागरिक समाज के तर्क को मानती है।
धर्म के तर्क, संविधान के तर्क, नागरिक समाज के तर्क, ये तीनों तर्क भाजपा के लिए, अमित शाह के लिए एकदम निरर्थक और बेमानी है। जो सांप्रदायिकता हमारे यहां, जिसको कि आरएसएस रिप्रेजेंट करता है, जिसके कि ये लोग सिपह सालार रहे हैं और घूम रहे हैं, उसे न पश्चिम पसंद है न पूरब पसंद है। वह न तो आधुनिक को मानती है और न प्राचीन को मानती है, और उसके लिए ज्ञान बेमानी है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे ज्ञान बेमानी है। ज्ञान से इनका 3 तरह का रिश्ता है। इनके लिए विज्ञान भी बेमानी है। वे न अपने गुरु के सगे हैं और न अपने पीर के सगे हैं, न भगवान के सगे हैं न अपने गुरु के सगे हैं। वे न स्त्रियों के सगे हैं और न वे अछूतों के सगे हैं। उनका अल्पसंख्यकों, खासतौर से जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं और दूसरे किस्म के अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ में एक तरह से जो धार्मिक अल्पसंख्यक जिन्हें हम लोग कहते हैं, उनके प्रति उनका शत्रु भाव है। ये सांप्रदायिकता की एक सामान्य प्रकृति है, जिसका कि ये व्यवहार में आचरण करते हैं। उसी तरह सांप्रदायिकता के लिए राष्ट्र का कोई महत्व नहीं। आपके लिए राष्ट्र राष्ट्र चाहे जितना कहें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि वे सांप्रदायिकता को छोड़ दें, राष्ट्र को अपना लें। वो सांप्रदायिकता को नहीं छोड़ सकते, राष्ट्र को छोड़ सकते हैं। और यही वजह है कि पिछले 7 साल में जितनी राष्ट्र की संपत्ति नरेंद्र मोदी ने बिक्री की, सस्ती दरों पर कारपोरेट हाउसेस को, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मुहैया कराया। पूंजीपति वर्ग को पिछले 200 वर्ष में इतनी संपत्ति कभी किसी, इवन ईस्ट इंडिया कंपनी को भी नहीं मिली, ब्रिटिश शासकों ने भी नहीं दी किसी कंपनी को, जितनी अकेले नरेंद्र मोदी ने मुहैया कराई है। कहने का आशय यह है कि सांप्रदायिकता राष्ट्र के प्रति शत्रु भाव रखती है। वह सिर्फ अल्पसंख्यकों के प्रति शत्रु भाव नहीं होता उसके अंदर, बल्कि वे कहते राष्ट्र की हैं, आवाज खूब राष्ट्रवाद के नाम पर देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत किसी से करते हैं तो वो राष्ट्र से करते हैं। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप समझ लीजिए इस बात से कि जिन लोगों ने रेल की 1 इंच पटरी नहीं बिछाई, उनको रेल दे दी गई। जिन लोगों ने कभी हवाई पट्टी नहीं बनाई, हवाई पट्टी के लिए 1 एकड़ जमीन नहीं खरीदी, उनको पूरी की पूरे एयर इंडिया दे दी गई। क्या है ये देशभक्ति है? ये राष्ट्र प्रेम है? जी नहीं। तो कहने का आशय यह है कि सांप्रदायिकता को राष्ट्र से कोई मोहब्बत नहीं होती, वो उसकी बाचिक जुगाली का हिस्सा है। आपको भ्रमित करने के लिए वो राष्ट्र राष्ट्र करते रहते हैं। और जब ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी, इन्होंने जो नया ईडीएम विकसित किया है, वो बड़ा मजेदार ईडीएम है। वो ये, वो जाते हैं, काशी जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो गंगा किनारे जाते हैं, वो नाव में बैठते हैं, वो पूजा करते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो पुजारी को कहते हैं कि मंत्र बोल और हम पूजा करेंगे। तो इनका जो भाषिक संसार है और इनका जो आइडियोलॉजिकल संसार है, जिसको कि वो सामने दिखाते हैं, उसमें उस ईडीएम को विकसित करने में ये जो तमाम किस्म के मंदिर, नदी, देवालय, इनके साथ में उनकी गतिविधियां, ये हमारे जेहन में उतारी इसलिए जाती हैं कि आप इनको अपना महसूस करें। एसेंशियली ये आपके नहीं होते, बल्कि आपके साथ में ये छद्म रिश्ता बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में ये सारी हरकतें करके
गंगा के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर ये हरकतें करके ये सिर्फ जनता के साथ में अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं। और कनेक्टिविटी बना के ये करेंगे क्या? राष्ट्र के प्रति अपना जो द्वेष है, राष्ट्र के प्रति जो अपनी अवहेलना की दृष्टि है, उसको व्यक्त करेंगे, उसको व्यवहार में, आचरण में लागू करेंगे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज जो चल रही है, जिसकी कायदे से आलोचना की जानी चाहिए, वो ये कि हमारा संविधान ये कहता है कि धर्म और राजनीति के बीच में रिश्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहां तो खुल्लम खुल्ला जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो खुल्लम खुल्ला धर्म और राजनीति के रिश्ते पर काम कर रहे हैं। और धर्म राजनीति के रिश्ते के जरिए वो एक नए किस्म के ईडियम, एक नए किस्म की भाषिक शैली और नए किस्म का जो राजनीतिक संसार है उसे वो निर्मित कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तरफ इनके इस राजनीतिक भाषिक संसार में ये तमाम नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, संगम, भगवान राम, सीता, महादेव, विश्वनाथ, ये तमाम रूप हैं, लेकिन एसेंशियली इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये इनके राजनीतिक जो आक्रामकता है, राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है, राजनीतिक जो जनता को भ्रमित करके अपने पीछे गोल बंद करने की जो साजिश है, उसका एक हिस्सा है। अन्यथा कोई पलट के पूछे तो सही अमित शाह से कि आपने अभी तक जो भाषण दिए, जो अखबारों में छपे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की किसी भी एक अच्छी योजना का, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 10,000 लोगों को रोजगार मिले हों, ऐसी किसी भी योजना का जिक्र किया? नहीं। किस पर अटैक हो रहे हैं? अखिलेश पर अटैक हो रहे हैं, मायावती पर अटैक हो रहे हैं, प्रियंका गांधी पर अटैक हो रहे हैं। मायावती, अखिलेश, प्रियंका गांधी, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। चुनाव का मुद्दा है उत्तर प्रदेश का विकास। सवाल किया जाना चाहिए कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ या विनाश हुआ? तो इस प्रश्न पर तो न तो मोदी बोलते हैं, न अमित शाह बोलते हैं, न योगी बोलते हैं। हां, एक और चीज है, सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सरकार है, सरकार है, ऐसी सरकार है जो कि बिल्कुल जिसे कहें कि नारा देके आई है कि ठोक दो, और वो ठोकते भी रहे हैं। उन्होंने मतलब ठोकने में जो है लोगों के बीच में अपनी शोहरत हासिल की है, लेकिन सारे ठुकाई के बावजूद उत्तर प्रदेश में क्राइम कम नहीं हो रहे, उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण कम नहीं हो रहा, उत्तर प्रदेश में माफिया गिरोह और उनकी नाकेबंदी कम नहीं हो रही। तो ये कैसी ठुकाई है भाई? किसकी ठुकाई है ये? खाली प्रोपेगेंडा के लिए? तो उत्तर प्रदेश पर जब बात की जाएगी तो किस पर बात की जाएगी? अमित शाह क्या बोले इस पर बात की जाएगी, या उत्तर प्रदेश की जो वास्तविकता है उस पर बात की जाएगी? अमित शाह हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो, इनका ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। ये अपने भी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, इनको ये पढ़ते नहीं है। दूसरी ज्ञान की बातें और किताबें पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। अमित शाह की तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो कि अमित शाह के व्यक्तित्व का हिस्सा है और अमित शाह के पूरे भाषण कला का हिस्सा है, वो ये कि अमित शाह सबसे ज्यादा इरेशनल किस्म की बातें अपने भाषणों में बोलते हैं।
और अमित शाह इन प्रैक्टिस अन्याय के पक्ष में खड़े रहते हैं। अगर वो न्याय के पक्ष में खड़े होते तो उन्हीं के विभाग में एक मंत्री है जिसके बेटे ने सरेआम किसानों को कुचल दिया, जो खुलेआम लोगों को डिफेंड करता रहा, कहता रहा कि नहीं मेरे बेटे ने नहीं किया, झूठ बोलता रहा। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने उसको अभी तक मंत्रिमंडल से निकाला नहीं है। और खुद अमित शाह का रिकॉर्ड कोई बहुत ही शानदार रिकॉर्ड तो रहा नहीं है। अमित शाह का गंगा से बड़ा प्रेम है ना, और नरेंद्र मोदी का गंगा से बहुत प्रेम है। गंगा बहुत याद आ रही, काशी की गंगा, और गंगा के बीच में नाव में जो है विभिन्न जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री उनके साथ में उनकी कैबिनेट मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक। सोचिए गंगा से कितना प्यार है इनको संविधान की मर्यादा, संविधान की मान्यताएं, संविधान के नियम, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ शोमैनशिप, सिर्फ इवेंट बनाना। कह रहे हैं ना वो कि हमने क्या दिया। हम अनुरोध करते हैं कि अमित शाह किसी भी नदी का पानी, यूपी की किसी भी नदी का पानी किसी भी वेधशाला में, किसी भी प्रयोगशाला में, वैज्ञानिक शाला में टेस्ट के लिए खाली भेज दें। सारी नदियां सड़ रही हैं, सारी नदियां, और विषाक्त जल से भरी हुई हैं। मैं जिस शहर से आता हूं, मथुरा से, वहां यमुना नदी है, और सुना यह जा रहा है कि योगी अब गोरखपुर छोड़ के मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। योगी कितने ताकतवर हैं, एक तो इसी समझ लिया कि योगी ने पिछले 5 साल में चुनाव नहीं लड़ा। वो एक एमएलसी के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहे। वो, उनको कभी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो जनता के बीच में जाएं और चुनाव लड़ें। पहली बार वो लंबे समय के बाद में एक एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए एक सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। तो इससे योगी की जनप्रियता के थोड़े से मानदंड का तो अंदाजा लगता है। मैं सिर्फ एक प्रश्न बीजेपी के लोगों से, क्योंकि उनका गंगा प्रेम, उनका काशी प्रेम, उसका विश्वनाथ प्रेम, उनका कृष्ण प्रेम, उनका यमुना प्रेम अभी चरम पर है, और वो अभी और बढ़ेगा। नदी प्रदूषण के खिलाफ में आज तक वो कभी एक्टिव क्यों नहीं हुए? वहां तो कोई माफिया नहीं है, नदी तो सबकी है। वहां तो बीजेपी को किसी की चुनौती नहीं है, बल्कि सब लोग सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बावजूद नदियां स्वच्छ नहीं हुई, और नदियों के लिए कोई प्रकल्प इंप्लीमेंट नहीं हुआ जिससे कि नदियों में स्वच्छ पानी आए। आप मथुरा जाइए, जहां हेमा मालिनी है, वहां से एमपी हैं। अब वहां से योगी भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वहां से एक ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर है, लगातार रहे हैं वहां से। लेकिन मथुरा तो एकदम, यमुना तो एकदम नरक कुंड है। तो ये कैसे हिंदू हैं भाई, जिनके शासन में नदियां नरक कुंड बन जाएं? अरे कुछ ना सही 7 साल में कम से कम गंगा यमुना में जो सीवर लाइन है, उस सीवर लाइन को, या जो कारखाने हैं उनके प्रदूषित जल को तो जाने से रोक सकते थे। तो आपने कहीं पर भी किसी भी नदी में प्रदूषित पानी जाने से रोका नहीं। पवित्र नदियां जो है वो एकदम प्रदूषित नदियों में कन्वर्ट कर दी गई हैं। लेकिन ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो कि हिंदुओं के नाम पर वोट मांगने हमारे बीच में आ रहे हैं,
इन लोगों ने कभी कोई गंभीर एक्शन प्लान सिवाय प्रोपेगेंडा के और विज्ञापन के नीचे इंप्लीमेंट नहीं किया। नदी प्रदूषण को लेके कोई चेतना नहीं है, कोई भाषण नहीं है, कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। और ये इनकी क्यों, ये बाकी दलों के साथ में भी ये दिक्कत है कि उनके लिए नदियों का प्रदूषण समस्या नहीं रहा है। एक बात उठाई है बड़े जोर शोर से बीजेपी के लोगों ने कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया, एक्सप्रेस वे तैयार किए हैं। एक्सप्रेस वे की कल्चर जो शुरू हुई थी, जिसने कि यूपी का भला किया कि बुरा किया, ये एक अलग अभी विषय है, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज, एक वेबसाइट है द प्रिंट, उस वेबसाइट ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेख अभय मिश्रा का छपा है। अभय मिश्रा ने रेखांकित किया है कि ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है, जिसको के लेकर अपने लिए ये सबसे ज्यादा अपने हाथों से अपनी पीठ ठोक रहे हैं, इस गंगा एक्सप्रेस वे की वजह से 140 नदियां और तालाब और उनके जलस्रोत बुरी तरह से प्रभावित होंगे और प्रदूषित होंगे। तो अगर गंगा एक्सप्रेस वे के नाम पर 140 नदी और तालाब पानी से वंचित कर दिए जाएं, तो गंगा एक्सप्रेस वे पर आप गर्व कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो कि उस लेखक ने रेखांकित की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये कि गंगा एक्सप्रेस वे अगर बनेगा, या जो एक्सप्रेस वे बने हैं, उन एक्सप्रेस वे ने सबसे बड़ा काम क्या किया, गांवों में आर्थिक असमानता को और ज्यादा बढ़ावा दिया है। गंगा एक्सप्रेस वे भी गांवों में आर्थिक असमानता को बढ़ावा देगा। और जो जिस तरह से गंगा एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है, उस पर उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि एक्सप्रेस वे के आसपास के इलाके, खेत खलिहान जो भी हैं, जो खेत हैं खासतौर पर, वे जब बाढ़ आएगी गंगा में तो वे बाढ़ से प्रभावित होंगे और वहां दलदल की संभावना बनी रहेगी, खेतों में दलदल रहेगी। उत्तर प्रदेश में समस्या क्या है अभी गांव में? उत्तर प्रदेश में राम चाहिए या नील गाय से मुक्ति चाहिए किसानों को? योगी सरकार 5 साल में कोई कदम नहीं उठा पाई, नील गायों के उपद्रव को रोक नहीं पाई। हजारों रुपए की रोज, हजारों किसानों की रोज फसल नील गाय नष्ट कर देती हैं। और जो बिगड़ैल जो सांड होते हैं, वे सांड आए दिन फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। उसी एक लेख में, अभय मिश्रा के लेख में, एक यूके चौधरी जो पर्यावरणविद हैं, उनके द्वारा लिखी गई चिट्ठी का जिक्र किया गया, जिसमें उन्होंने चिंता जताई है कि गंगा एक्सप्रेस वे का सीरियसली किसानों के जीवन पर दूरगामी बुरा असर होगा। मोदी जी गंगा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं ना, गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां रे? तो गंगा एक्सप्रेस वे बन के जाएगी कहां? गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे यानी हाईवे पर की जो जमीनें हैं, वे जमीनें कारपोरेट हाउस अपने उद्योगों के लिए खरीदना चाहते हैं और वे वहां उद्योग लगाएंगे, और उद्योग लगाएंगे तो उसका प्रदूषित जल वो जाएगा कहां? गंगा रहेगी या बचेगी? तो गंगा एक्सप्रेस वे से जहां किसानों के जीवन में गरीबी और पामाली और ज्यादा बढ़ेगी, वहीं दूसरी तरफ गांवों के अंदर जो है, जो खेती की जगह है, जमीन है, उसमें दलदल बढ़ेगी। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज
इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज, 1 लाख एकड़ कृषि योग्य जमीन वो अब एक्सप्रेसवे के लिए भेंट चढ़ा दी जाएगी। ऑलरेडी हमारे पास में कृषि जमीन घटती चली जा रही है। आप जाइए उत्तर प्रदेश में, आप विभिन्न शहरों में जाइए, आप लगातार खेत दर खेत कटते चले जा रहे हैं और हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। मैं अपने मथुरा वृंदावन के अनुभव से बता सकता हूं कि मथुरा वृंदावन में, वृंदावन जो है वो वन के लिए जाना जाता था, अभी वृंदावन में वन नाम की कोई चीज बची नहीं है। सारी हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट हो चुका है वृंदावन पूरा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो सो कॉल्ड हिंदू सांप्रदायिकता का जो जयघोष करने वाले लोग हैं, अमित शाह वगैरह, इनके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका कोई धर्म नहीं होता। इनका एक ही धर्म है, टके का धर्म। पैसा कहां से मिलेगा, पूंजीपति कहां है, पूंजीपति क्या चाहता है, ये इनके बुनियादी धर्म हैं। अब हम अमित शाह के उस पहलू पर आए जो कि अमित शाह के साथ खुद जुड़े हुए हैं और यूपी के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे यूपी में, यूपी के बाहर, उत्तर प्रदेश के सुशासन के, दमदार शासन के, कानून के शासन के बैनर पोस्टर खूब लगे, खूब प्रोपेगेंडा हुआ। और अभी जो अमित शाह भाषण देने गए उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुंडागिर्दी तो, अपराध तो पहले होते थे, अब तो बिल्कुल एकदम राम राज्य है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमित शाह जो है वो पढ़ते नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पढ़ते नहीं है, और योगी तो एकदम ही नहीं पढ़ते, अपने विभाग की रिपोर्ट ही नहीं पढ़ते। मैं अमित शाह के गृह मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के आपको आंकड़े बता रहा हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के, और वो भी कुछ शहर के। इससे आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश को किस नरक में फेंका हुआ है। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद को लें आप, दिल्ली से सटे गाजियाबाद की हालत यह है कि जो राष्ट्रीय डाटा जो पब्लिश होता है, उस राष्ट्रीय डाटा में जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, वो रिपोर्ट्स बहुत ही आंख खोलने वाली हैं। वो आंकड़े आंख खोलने वाले हैं। ये आंकड़े अखिलेश यादव के तैयार किए हुए नहीं है, ये आंकड़े प्रियंका गांधी के तैयार किए हुए नहीं है, ये आंकड़े अमित शाह की सरकार ने और अमित शाह के मंत्रालय ने तैयार किए हैं। गाजियाबाद की आबादी 23 लाख के आसपास है। 2011 की स्थिति यह थी कि 2011 में प्रति 1 लाख लोगों पर करीब 23 लोग अपराध करते थे। 2019 में अमित शाह के शासन की, योगी के शासन की उपलब्धि बता रहा हूं, उस रिपोर्ट है, उसमें 2017 से लेकर 19 के 2 साल के आंकड़े हैं। तो अमित शाह के मंत्रालय का यह कहना है कि गाजियाबाद में जो क्राइम, वो क्राइम जो है प्रति 1 लाख पर अब 172 लोग अपराध करते हैं। 2011 में सिर्फ 23 लोग अपराध करते थे। अब चलते हैं कानपुर। कानपुर में प्रति 1 लाख पर
154 लोग अपराध करते थे 2011 में। और 2019 में 292 लोग अपराध करते हैं। अब चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं। योगी जी का जिसे का डंडा, ठोको पॉलिटिक्स, एनकाउंटर पॉलिटिक्स। 2011 में प्रति 1 लाख में 185 लोग क्राइम में शामिल थे। सॉरी, सिर्फ 29 लोग क्राइम में शामिल थे। लेकिन 2019 में 185 लोग अपराध कर रहे हैं। 2011 में 29 लोग लखनऊ में अपराध करते थे और 2019 में 185 लोग क्राइम कर रहे हैं। अब आप लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद का जो क्राइम का जो डाटा है, जो कि अमित शाह ने खुद तैयार किया है, वे अमित शाह कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त प्रदेश बना दिया है। इससे बड़ा सफेद झूठ तो हो ही नहीं सकता। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि अमित शाह के शासन में राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्राइम घटा है या बढ़ा है? जी नहीं। अमित शाह के शासन में, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान में क्राइम बढ़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमित शाह के विभाग की रिपोर्ट कह रही है। वो कह रहे हैं कि प्रति 1 लाख में सन 2017 में 237 लोग अपराध करते थे राष्ट्रीय स्तर पर। 2018 में 2036 लोग अपराध करते थे और 2019 में 246 लोग अपराध करते थे। और आप कह रहे हैं कि आपने अपराध मुक्त बना दिया है, एकदम आनंद के ही दिन चल रहे हैं। अब आजकल सिर्फ रामायण पाठ, कानून का शासन और जय श्री राम के नारे के अलावा और कोई चीज नहीं होती। जी नहीं, जी नहीं। अमित शाह के शासन में और योगी के शासन में उत्तर प्रदेश में औरतों के खिलाफ अपराध बेशुमार बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी ब्यूरो की जो रिपोर्ट है, जो कि अमित शाह के मंत्रालय ने जारी की है, उसके अनुसार औरतों पर सबसे ज्यादा जुल्म बढ़े हैं इस बीच में, यानी 2017, 18, 19 के दौरान। और ये जुल्म करने वाले कौन लोग हैं? ये जुल्म करने वाले वे लोग हैं जो कि औरतों के घर के लोग हैं, उसका पति, उसके रिश्तेदार, ये लोग हैं वे जो कि स्त्री पर शारीरिक हमले कर रहे हैं और उस पर जुल्म कर रहे हैं। ये ऑफिशियल एफआईआर में है ये चीजें। और जो सबसे दुखद चीज है, शारीरिक हमले, अपहरण, इनकी घटनाएं तो बेशुमार बढ़ी ही हैं। रेप की घटनाओं में एक उछाल आया है। अगर बहुत ही सरल भाषा में कहें आपसे, और यह अमित शाह से पूछा जाना चाहिए कि 2019 में, ज्यादा दूर नहीं जा रहे हम, अभी इधर ही हैं पास में, 2019 में प्रति 1 लाख औरतों पर
62 63 के करीब औरतें ऐसी थी जिनके खिलाफ में अपराध की घटनाएं घटी। दो 2018 में यह संख्या 58 थी, जो बढ़ के 2019 में 62 हो गई। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 2020-21 में ये संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। बल्कि एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ये जो बीजेपी का जो पूरा का पूरा कैंपेन है गरीबों की मदद के नाम पर, अभी पहले वो खाली 5 किलो राशन दे रहे थे, अभी 10 किलो राशन दे रहे हैं, और उसके साथ साथ वो फ्री रिफाइंड तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। और ये 15 करोड़ लोगों को राशन बंट रहा है। 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन बंटने का मतलब यह है कि 15 करोड़ आबादी अत्यंत गरीबी में रह रही है। उत्तर प्रदेश में 5 साल पहले राज्य सरकार को 15 करोड़ लोगों को, जो कि इतने गरीब नहीं थे उस समय, फ्री राशन बांटने की जरूरत नहीं पड़ी थी। योगी ने जब सरकार संभाली थी तो उत्तर प्रदेश में फ्री राशन नहीं दिया जाता था। लोगों के पास में खाने के लिए पैसे होते थे, लेकिन 5 साल के अंदर सरकार खुद कह रही है कि वह 15 करोड़ लोगों को राशन, तेल, दाल और नमक दे रही है। और कैसा दे रही है? सिर्फ एक नमूना दे रहा हूं मैं आपको। जो नमक की थैलियां मिली हैं, उन नमक की थैलियों में कांच भरे हुए थे, पत्थर भरे हुए थे। और ये कांच और पत्थर मैनपुरी में मिले, फिरोजाबाद में मिले, ये आगरा में मिले। कहीं पर भी किसी के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लोगों को जो राशन दिया जा रहा है वो ऐसा राशन है जिसका कि कोई खाने के लिहाज से उसका कोई अच्छा मूल्य नहीं है। अमित शाह ने एक बात कही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। उन्होंने कहा है कि नो एक्शन, एक्सट्रीम एक्शन की बजाय जस्ट एक्शन। ये तो जिसे कहें कि शेर की मांद में जो है वो मांस का लोथड़ा खोजने वाली बात हुई। अमित शाह गृह मंत्री हों, योगी मुख्यमंत्री हों और लोगों को न्याय का शासन मिले, ये तो संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिकता के शासन में, सांप्रदायिक संगठन भाजपा के शासन में यह संभव ही नहीं है कि लोगों को न्याय का शासन मिले। दो चीजें बढ़ी हैं पिछले 5 साल में। एक चीज यह बढ़ी है कि लोगों के ऊपर नजरदारी, जासूसी और उनका दमन और उन पर झूठे केस। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक झूठे केस यूएपीए के तहत लगाए गए। दूसरी चीज जो बढ़ी, जिसने कि बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में बीजेपी की इमेज, एक जिसे कहें कि दमनकारी सत्ता की इमेज के तौर पर पेश की, जिससे कि लोग डरें। तो दमन की संस्कृति का एनकाउंटर कल्चर के जरिए और दूसरे झूठे मुकदमों के जरिए हर स्तर पर इस्तेमाल किया गया। और इस काम में पुलिस विभाग की जम की मदद ली गई। उसका परिणाम यह निकला कि जितना दमन बढ़ता गया, नियंत्रण बढ़ता गया, क्राइम बढ़ते गए और लोगों के अंदर कानून न मानने की मानसिकता भी बढ़ती गई।
वहीं दूसरी तरफ जो लोग निर्दोष थे, निरपराध थे, उनके ऊपर झूठे केस, उनकी गिरफ्तारी, उनको जेल में डालना, कठोर से कठोर धाराओं के तहत उनको बंदी बनाना, यह प्रक्रिया लगातार चलती रही है। और जहां पुलिस ये काम नहीं कर पाई है, वहां पर जो बीजेपी के लठैत हैं, वे लठैत जाके हमले करते रहे हैं। तो योगी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता को एक ही विकल्प दिया, और खासतौर पर जो गुंडे थे उनको एक विकल्प दिया कि या तो हमारे साथ रहो वरना एनकाउंटर हो जाएगा तुम्हारा। तो जो एनकाउंटर में मारे गए, ये वे लोग थे जो कि इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थे, वे अपना अलग से धंधा करना चाहते थे। जो इनके साथ हैं वे लोग अभी भी अपने धंधे में व्यस्त हैं, इसलिए क्राइम में कोई गिरावट नहीं है, नार्कोटिक्स के बिजनेस में कोई गिरावट नहीं है, लोगों से वसूली में कोई गिरावट नहीं है। पुलिस की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, पुलिस की जनता को बेवजह परेशान कर रहे हैं, उन पर मुकदमा ठोकने वाली जो मानसिकता है, उनको एनकाउंटर करने वाली जो मानसिकता है, उसमें कोई गिरावट नहीं है। आखिर में चूंकि अमित शाह को इस बात के लिए एक्सपर्ट माना जाता है कि वे SC ST OBC कम्युनिटीज को मैनेज करने के मास्टर हैं, तो हमें देखना होगा कि ये जो लोग हैं, अमित शाह, इनके शासन में रहते हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर आपराधिक हमले बढ़े या घटे, रिकॉर्ड बताते हैं। ये 2019 में 45,935 केस दर्ज हुए शेड्यूल कास्ट के ऊपर अपराध से संबंधित, जिन लोगों ने शेड्यूल कास्ट के खिलाफ में क्राइम किए उनसे संबंधित, और ये 2018 की तुलना में 7.33% अधिक थे। और जो शेड्यूल कास्ट के प्रेम की बात इनकी, तो सबसे ज्यादा रेप की घटनाएं 7.6% शेड्यूल कास्ट लड़कियों के साथ हुई। इसी तरह जो शेड्यूल ट्राइब, उनके ऊपर हमले, उनके खिलाफ आपराधिक हमले, उनमें 2018 की तुलना में 2019 में 26% का इजाफा हुआ है। और इनमें खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब की जो आदिवासी लड़कियां हैं, उनके खिलाफ बलात्कार की घटनाओं में 13% से अधिक घटनाएं बलात्कार की दर्ज की गई हैं 2018 की तुलना में। 2018 में जितने बलात्कार हुए थे, उससे 13% अधिक बलात्कार 2019 में दर्ज किए गए। हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा कि वो एनकाउंटर एक स्पेशलिस्ट है, तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपने शुरू के 4 साल के शासन में 7,500 के करीब एनकाउंटर किए। ये एनकाउंटर मानवाधिकार की दृष्टि से एकदम अमानवीय और गलत है, और कानून की दृष्टि से गलत है। इनमें 132 लोग मारे भी गए। तो मैं अब अंत में वही बात कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता जिसका का प्रतिनिधित्व भाजपा करती है, वह न नागरिक समाज के तर्क को मानती है, न संविधान के तर्क को मानती है, और न वह धर्म के तर्क को मानती है। उसकी ना स्त्रियों से मोहब्बत है, ना उसकी शेड्यूल कास्ट से मोहब्बत है, ना उसकी आदिवासियों से मोहब्बत है, और ना उसकी मुसलमानों से मोहब्बत है। उसकी सिर्फ एक ही चीज से मोहब्बत है, वह है सांप्रदायिकता।
बीजेपी, अमित शाह, योगी सिर्फ एक चीज से प्यार करते हैं, वो है हिंदू सांप्रदायिकता। और हिंदू सांप्रदायिकता का जो लक्ष्य है वो है सामाजिक विभाजन और सामाजिक दरिद्रता पैदा करना और राष्ट्र की संपत्ति की खुली लूट करना। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लूट बंद हो, तो आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है। आप अपने आसपास इर्द गिर्द आंख उठाकर देखिए, आपको हॉरर भयावह तस्वीरें दिखाई देंगी। मुश्किल यह है कि हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया है। बेहतर यह है, इलेक्शन का टाइम है, अब तो बोलो, वोट के पहले लोगों को जागृत करो। बीजेपी तरह तरह के प्रलोभन देके वोट लेके सरकार में आना चाहती है। अभी 15 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। आप तय मानिए, अगर बीजेपी इलेक्शन में जीत के आई तो अगले चुनाव के बाद में 15 करोड़ लोग बिना राशन के मरेंगे। रोजगार तो मिलने से रहा। यह राशन तब तक ही है जब तक कि बीजेपी को सरकार में मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गरीबी खत्म हो, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुरक्षा बढ़े, तो आप बीजेपी का हर स्तर पर विरोध कीजिए। बीजेपी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश में माफिया और दलाल और पुलिस का आतंक, ये 3 चीजें बड़े पैमाने पर विकसित की हैं और ये सबसे खतरनाक चीजें हैं। इनसे लोकतंत्र और संविधान, इन दोनों के लिए चुनौती उठ खड़ी हुई है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बीजेपी को परास्त करें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर 4 बजे